हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। आज का टॉपिक है और इस वीडियो में वर्णमाला से रिलेटेड आपको ये 2 लेक्चर में वीडियो होगी। तो कृपया चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होता है। अगर आप वर्ण देखेंगे, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए वर्ण वर्ण जो होता है, वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कितने होते हैं, 52। ठीक है। तो ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला कहते किस, वर्णमाला कहते किस, कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब सबसे पहले आ आता है, फिर आ, फिर ई, बड़ी, फिर टाऊ, फिर बड़ा ऊ। तो ये जो क्रम है, ये जो चलता जा रहा है, ये क्रम सीरियल से लगा हुआ है। ऐसे ही आप छोटा आ बड़ा आ को बाद में नहीं लिख सकते है, तो हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्णमाला के। अब हम लोग देखते हैं भेद। ठीक है। वर्णमाला के भेद। तो वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के, ठीक है, वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। एक होता है एक होता है आपका स्वर, और एक होता है व्यंजन। होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। और जो हमारे व्यंजन की कुल संख्या होती है 39 होती है। ठीक है। स्वर होता है, व्यंजन होता है, और एक विसर्ग भी होता है, विसर्ग। ठीक है। लेकिन ना इसको विसर्ग को जो है ना स्वर में गिना जाता है, ना व्यंजन में गिना जाता है। तो अलग से काउंट किया है। ठीक है। विसर्ग आपको पता होंगे कौन से होते हैं। एक होता है अंग, एक होता है अ। ठीक है। तो इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 39। अब देखिए 11 स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। छोटा, फिर बड़ा, बड़ी, टाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और लास्ट में कौन सा रह गया, री। इतने जो होते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 कैटेगराइजेशन है। होता है हमारा मूल स्वर, एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर हमारा होता है आ, उ, और ई होता है। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। अब इनको देखिए, इनको मूल स्वर कहा क्यों जाता है, इनको मूल स्वर कहा क्यों जाता है। और दीर्घ स्वर में कितने आ जाएंगे हमारे, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा आ, और कितने जो भी बचेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ओ, औ। अब देखिए इनको कहा क्यों जाता है, वो कहा इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, अगर आ, ई, उ, री, ये सारे छोटे होते हैं, ये सारे छोटे, क्योंकि इनमें मात्राएं तो लगी नहीं है। ये मूल स्वर होते हैं। अब मूल स्वर का एक अर्थ होता है कि मूल स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में सिर्फ एक ही वर्ण आया हो। जो वर्ण आया हो वो सिर्फ एक आया हो। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पे आ, ई, उ, री आया है ना। तो अब ये देखिए एक ही आया है, एक ही वर्ण है। अब देखिए अगर इसमें ई है, जैसे ए है, ए को अगर आप लेंगे तो ये आ प्लस ई को मिला के ए बनता है, और फिर आ प्लस ए को मिला के क्या बनता है, ए बनता है।
इसमें देखिए दो वर्ण हो गए, एक दो, एक दो, तो इसलिए इसको मूल स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, इसको मूल स्वर की जगह नहीं रखी जाती, इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर, बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि ये जो स्वर होते हैं, ठीक है, ये वाले जो स्वर होते हैं इतने संयुक्त स्वर, ये जो है एक से ज़्यादा वर्ण से बने होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर के बारे में अब सारी डिटेल हम स्वर, तो स्वर कितने होते हैं हम आपको बता चुके हैं। स्वर होते हैं टोटल 11। अब हम लोग देखेंगे जो स्वरों का एक वर्गीकरण होता है, स्वरों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे जीभ के आधार पर, फिर मात्रा उच्चारण के आधार पर, मुख के आधार पर, होंठ की स्थिति के आधार पर, ऐसे करके स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे मात्रा या उच्चारण आधार पर। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, मात्रा या उच्चारण के आधार पे। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तीन प्रकार होते हैं ये संस्कृत में होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसमें संस्कृत जैसा कोई भी इस वाले शब्द का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, दो ही टाइप के होते, तो आप उसमें दो ही ऑप्शन लगाएंगे, तीन ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, पहला जो होता है वो होता है आपका ह्रस्व। ये होता है ह्रस्व, या इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या आपका पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो आपका दीर्घ स्वर हो गया। और जो इस तीसरे संस्कृत वाले की हमने बात की थी, ये आपका प्लुत स्वर होता है, ये आपका प्लुत स्वर होता है। अब देखिए लघु स्वर कौन कौन से होंगे, अभी आपको देखिए ऊपर बता चुके हैं कि लघु, लघु का मतलब होता है, अब देखिए लघु, लघु स्वर और दीर्घ स्वर में मतलब होता क्या है, ये लघु स्वर होता है इनके उच्चारण में आपको समय कम लगता है, उच्चारण में, उच्चारण में कम समय, क्योंकि ये देखिए मात्रा है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब बोलने में, किन स्वरों को बोलने में आपको बहुत कम समय लगेगा। और दीर्घ स्वर का मतलब होगा क्या होगा, उच्चारण में, उच्चारण में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय। अपलुत स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं कि उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, से भी ज्यादा, मतलब ये भी कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब देखिए लघु स्वर, अब देखिए जाहिर सी बात है, जैसे ये लघु स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आ, उ और री, ये आपके कौन से हैं, ये अभी आपको ऊपर बताया था, ये हमारे मूल स्वर भी हैं, ये हमारे मूल स्वर भी हैं। लघु स्वर इसलिए बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे आ, इ, उ, री, तो इनके उच्चारण में, क्योंकि इसमें एक ही एक वर्ण है, एक ही वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण तो है नहीं, इसलिए इनके उच्चारण में कम समय लगेगा। और दीर्घ स्वर कौन होगा, दीर्घ स्वर में जितने बाकी बचे होंगे वो सारे दीर्घ स्वर में आ जाए। कौन कौन से बचे, से बड़ा आ, ठीक है, फिर बड़ी ई, फिर ए, फिर ऐसे कौन सा बचा, बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर औ, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिख देते औ, फिर कौन सा बचा, ए, ठीक है, ये सारे हमारे जितने हो जाएंगे, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जैसे आप बोले राम, 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 से आप थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे बोलिए राम, तो इसके उच्चारण में क्या हुआ, इसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगा। ये वाले जो होते हैं प्लुत स्वर होते हैं, ये संस्कृत में होते हैं,
ठीक है, तो ये हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये 3 टाइप के हो गए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो आधार पर अब देखिए, जीभ जो होती है, जीभ हमारी जो जीभ है, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है 3 भाग में टकराती है। आगे वाले भाग में, मध्य वाले भाग में, या फिर पीछे वाले भाग में मसूड़े से। मसूड़ा मतलब जो आपका ऊपर का भाग होता है, अंदर के ऊपर का भाग, वहां से टकराती है। ठीक है, या फिर आपके दांत में टकराएगी। तो ऐसे करके इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब हुआ, जो है इसमें जो जीभ है वो आपके मुंह के किस भाग से टकराएगी, आगे भाग से, आगे वाले भाग से। और मध्य में मध्य वाले भाग से, और पश्चिम में पीछे वाले भाग से। पश्चिम मतलब पीछे वाले भाग से। ठीक है, अब देखिए अग्रस्वर कौन से होते हैं। अग्रस्वर जो होते हैं वो होता है ई, ए और ए। अब अगर आप बोल के देखेंगे इनको, ई, ए, तो आपको अपनी जीभ में जो तनाव महसूस होगा ना, वो आगे वाली, जब जीभ के आगे वाले हिस्से पे होगा। अगर आप बोल के देखेंगे ई, ए, आप जो फोर्स लगाएंगे वो आगे लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको, ये वाले जो 4 आते हैं, ये कितने आते हैं आपके अग्रस्वर। अब मध्य स्वर देखते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है। अगर आप बोल के देखेंगे आ, तो आपका जो मुंह खुलेगा वो हल्का बीच में खुलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। और पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे, बड़ा आ, टाऊ, टाऊ, ओ और औ। और आता है आ जो आता है, ये आपका अंग्रेजी का होता है। ये हिंदी में नहीं आता है, ये अंग्रेजी में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ, बड़ा ये हमारे हो गए पश्च स्वर। अब इनको अगर आप बोल के देखेंगे तो आ में देखिए ज्यादा मुंह फैलाना पड़ा, और आपकी जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है, ऊ। तो देखेंगे आपके गले में तनाव महसूस। ठीक है, इस कौन से होते हैं हमारे, पश्च स्वर होते हैं। तो 3 टाइप के जीभ के प्रयोग के आधार पे कौन से हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप है मुख द्वार खुलने के आधार पर। द्वार, राइटिंग का भी अच्छी नहीं, अगर ये आधार पर। अब देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर कैसे हुआ कि जैसे मुख द्वार खुलने के आधार पे आपके 4 टाइप के होते हैं, आपके 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है संवृत, दूसरा होता है विवृत, तीसरा होता है अर्ध संवृत, चौथा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अब हम लोग चारों के बारे में देखते हैं। ठीक है, संवृत का मतलब हो गया संकुचन, व्रत का मतलब हो गया संकुचन, चन संकोचन मतलब हो गया कंप्रेस। मतलब इसमें क्या होगा, आपका जो मुख है क्या रहेगा, आधा मुख जो है लगभग बंद रहता है, आधा नहीं होता है, आधा आपका अर्ध संवृत में होगा। मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद। संकुचन, संकुचन क्या होगा, बंद। संकुचन का मतलब हो गया बंद। ठीक है, तो मुख बंद रहता है। तो इसमें कौन सा आता है, संवृत में कौन सा आएगा, और कौन सा आएगा, ऊ आएगा, ऊ और बड़ा ऊ। अब इसको अगर आप बोल के देखेंगे, आपको जो मुंह होगा वो बहुत कम, आपको जो आपका मुंह होगा वो बहुत कम आपका खुलेगा, बाकी मुंह आपका बंद रहेगा। ये जो 4 आते हैं,
आते हैं आपके संवृत में। अब विवृत में देख, विवृत में कौन सा आएगा? विवृत में सिर्फ आपका, विवृत किसको कहते हैं पहले देखिए। विवृत का मतलब हो गया एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब मुंह आपका क्या रहेगा? खुला रहेगा, मुंह खुला रहता है। कितना? मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, ठीक है। में आपका सिर्फ एक आता है, वो आता है बड़ा आ। जब जैसे बोलेंगे आप आ, तो देखिए मुंह आपने क्या किया? हल्का सा खोला। आ, बिना मुंह खोले आप आ नहीं बोल पाएंगे, नहीं निकलेगा, आ का उच्चारण नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अर्ध संवृत, ठीक है। अब अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में कौन से आते हैं? और ओ सॉरी, अर्ध संवृत में आएगा आपका ए और ओ। ए और ओ आपका आएगा अर्ध संवृत में। तो देखिए याद करने की ट्रिक है अर्ध संवृत और अर्ध विवृत को। अर्ध विवृत में जो आते हैं वो इसके बड़े वाले अक्षर आ जाते हैं, ए का ए, ओ का औ, ठीक है। ये इनकी ट्रिक होती है याद करनी। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में आपके जो छोटे वाले होंगे और इसमें बड़े वाले, और एक और बचा है, वो कौन सा बचा है? आपका आ। तो ये वाले जो होंगे ये आपके किस में आएंगे? अर्ध विवृत में, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर, होठों की स्थिति के आधार पे। होठों की स्थिति आधार पर। अब देखिए होठों की स्थिति के आधार पे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। कौन से होते हैं? एक होता है, पहला होता है अवृतमुखी, व्रतमुखी। दूसरा होता है आपका व्रतमुखी। अब ये तो आपको नाम से स्पष्ट होगा, व्रत मतलब एक में है व्रतमुखी, एक में है अव्रत। मतलब जिसको बोलने में आपका मुंह गोल हो जाए। गोल मुंह कैसे होगा? अगर आप बोलेंगे ऊ ओ बोल के देखिए आप, आपका जो होंठ होंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके गोल हो जाएंगे, व्रत की तरह हो जाएंगे। व्रत मतलब गोल, ठीक है। बाकी जितने आपके स्वर होते हैं वो सारे आप क्या क्या होंगे? छोटा, बड़ा, बड़ी, एक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे अवृतमुखी। तो ये चार टाइप से स्वरों का वर्गीकरण होता है। और इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं। एक होते हैं अनुनासिक हवा, मतलब अगर आप देखेंगे, एक होता है टाइप अनुनासिक, नासिक, और एक होता है निरअनुनासिक। निर अनुनासिक, निरअनुनासिक का मतलब होता है, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसको बोलने में आपके नाक और मुंह दोनों से जो हवा है वो निकलती है, तो उसको कहते हैं अनुनासिक। और निरअनुनासिक उसको कहते हैं जिसको बोलने में सिर्फ आपके मुंह से हवा निकलती है, नाक से नहीं, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, इसी में आता है वो, वैसे व्यंजन जब पढ़ाएंगे तो व्यंजन में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो है घोष क्या होता है, घोष, सघोष, सारे क्या होते हैं। ये सारी हम चीज़ें आपको व्यंजन पढ़ाने से पहले अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के